रिसेंटली शिवसेना को लेके काफ़ी झगड़ा चल रहा है बिटवीन द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे एंड द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे। दोनों ही क्लेम कर रहे हैं शिवसेना नेम और सिंबल, लेकिन एक्चुअली ये किसके पास रहना चाहिए ये डिटरमाइन करेगा इलेक्शन कमीशन। अगर हम शिवसेना की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1966 के अंदर बाय बाला साहेब ठाकरे। उन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था एज अ राइट विंग मराठी रीजनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर शिवसेना के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो ऐसी नौबत आ गई कि ओवरनाइट महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए फ्रॉम उद्धव ठाकरे टू एकनाथ शिंदे, और अब करेंटली ये क्राइसिस चल रही है इन रिगार्ड टू नेम एंड सिंबल। और इसी के बीच में उद्धव ठाकरे को एक ह्यूज सेटबैक मिला जब इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर किया कि ये जो नेम है शिवसेना का और सिंबल है, पार्टी सिंबल है, वो किसके पास रिटेन रहेगा, वो एकनाथ शिंदे के पास रहेगा। सो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे अबाउट द फुल क्राइसिस ऑफ शिवसेना कि ये कैसे इस्टेब्लिश हुई और कैसे इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने किस क्राइटेरिया को चूज़ करके ये डिसाइड किया कि जो पार्टी नेम है और सिंबल है वो एकनाथ शिंदे के पास रहना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शिवसेना और कैसे धीरे धीरे वो इस क्राइसिस के ऊपर पहुंच गए। शिवसेना को 1966 के अंदर बाल ठाकरे ने फाउंड किया था एंड सिंस देन इट हैज़ बीन अ पावरफुल फोर्स इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स फॉर ओवर 5 डेकेड्स। अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें कि इस पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो था मराठी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और धीरे धीरे इन्होंने अपने होराइजन को बढ़ाया एंड इट बिकेम अ प्रो हिंदू आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टी। और इसी के बेसिस पे पार्टी ने काफ़ी सारे इलेक्शंस जीते हैं एंड हेल्ड पावर एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर शिवसेना उतना अच्छा नहीं कर पा रही थी जितना वो पहले कर रही थी। उनकी आइडियोलॉजी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए 2014 के अंदर उन्हें अलायंस करना पड़ा बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, और ये जो अलायंस है वो 2019 तक चला। लेकिन उसके बाद ये अलायंस जो है वो ख़त्म हो गया, वहीं पर टूट गया। और उसी के बाद से शिवसेना जो है वो स्ट्रगल कर रही है टू मेंटेन इट्स रेलेवेंस इन द फेस ऑफ राइजिंग कंपटीशन फ्रॉम द बीजेपी एंड अदर रीजनल पार्टीज इन द स्टेट। और इन्हीं सब कंट्रोवर्सीज और प्रॉब्लम्स की वजह से सेवरल प्रोमिनेंट पार्टी लीडर्स हैव क्विट द शिवसेना साइटिंग द डिफरेंसेस विद द लीडरशिप। और उनमें से एक थे एकनाथ शिंदे, जो कि करेंटली चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, और 2023 के अंदर वो शिवसेना प्रमुख भी बन गए। अगर हम एकनाथ शिंदे की हिस्ट्री देखें कि कैसे उन्होंने शिवसेना के अंदर एज अ पार्टी वर्कर अपना जो करियर था वो स्टार्ट किया था। एकनाथ शिंदे को इंट्रोड्यूस किया गया था पॉलिटिक्स के अंदर बाय देन थाने शिवसेना President Anand Dige in early 1980s. He was earlier the cabinet minister of urban development and public works in the cabinet of Uddhav Thackeray from 2019 to 2022. एकनाथ शिंदे ज्वाली तालुका सतारा से हैं and belongs to the Maratha community. अगर हम एकनाथ शिंदे की पर्सनल लाइफ की बात करें तो he has been married to लता शिंदे और उनके 3 बच्चे हैं। बट ऑन 2 जून 2000 उनके बेटे दीपेश और डॉटर शुभादा की डेथ हो गई डूबने से, और अब उनका एक ही सर्वाइविंग चाइल्ड है, वो है श्रीकांत शिंदे, who is an orthopedic surgeon and who has also been elected as the member of parliament to the Lok Sabha from the कल्याण constituency। अब हम बात करेंगे 2022 की क्राइसिस की, जिसकी वजह से ओवरनाइट महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए। तो ये जो एकनाथ शिंदे थे, उनका उस समय ये कहना था कि ये जो महाविकास अघाड़ी है, ये जो अलायंस है, ये हमें तोड़ देना चाहिए एंड वी शुड री एस्टैब्लिश आवर अलायंस विद भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात के लिए नहीं माने। एकनाथ शिंदे का जो लॉजिक था इस अलायंस को ब्रेक करने का, वो ये था कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो तो हैं ही, और साथ साथ वो नाखुश थे विद द अनफेयर ट्रीटमेंट बाय कांग्रेस पार्टी एंड एनसीपी। और एकनाथ शिंदे का ये जो व्यू था, ये जो पर्सपेक्टिव था, इसको काफ़ी सारे शिवसेना के जो और मेंबर्स थे वो भी बैक करते थे, और इसी के रिगार्ड में उन्होंने कई बार उद्धव ठाकरे को कंप्लेंट भी की। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन सभी कंप्लेंट्स को इग्नोर कर दिया एंड फेवर्ड कांग्रेस पार्टी एंड एनसीपी ओवर हिज ओन शिवसेना मेंबर्स। और इसी के चलते शिंदे ने गैदर किए 2/3 मेंबर्स फ्रॉम हिज पार्टी टू सपोर्ट हिज रिक्वेस्ट। और ये जो क्राइसिस है ये स्टार्ट हुई 21 जून 2022 को, जब शिंदे और बाकी सारे मेंबर्स ऑफ द महाविकास अघाड़ी कोलिशन दे मूव टू सूरत इन बीजेपी गवर्न गुजरात, throwing the coalition into a chaos।
और शिंदे के इसी रिवोल्ट की वजह से उद्धव ठाकरे ने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर एज वेल एज फ्रॉम द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके बाद शिंदे ने सक्सेसफुली रीस्टैब्लिश किया अलायंस विद बीजेपी एंड वॉज sworn in as the 20th चीफ मिनिस्टर विद भारतीय जनता पार्टीज देवेंद्र फडणवीस एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। अब हम 2022 की क्राइसिस तो समझ गए, लेकिन करेंटली क्या प्रॉब्लम चल रहा है, करेंटली जो डिस्प्यूट चल रहा है नेम और सिंबल की वजह से, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जब एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद वो पार्टी नेम शिवसेना और सिंबल यूज़ करने लगे, लेकिन उद्धव ठाकरे को ये अच्छा नहीं लग रहा था और वो पहुँचे कोर्ट के पास कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनके पास ये शिवसेना नेम और सिंबल नहीं रहना चाहिए एंड ही इज़ द वन हु शुड हैव रियल शिवसेना। लेकिन जब कोर्ट के पास ये मैटर गया तो कोर्ट ने ये मैटर फॉरवर्ड कर दिया इलेक्शन कमीशन को, और कमीशन ने रिकॉग्नाइज़ किया एकनाथ शिंदे का जो फैक्शन है उसको एज अ रियल शिवसेना पार्टी विच एंडेड द लीडरशिप डिस्प्यूट। अब हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, उस लॉ के बारे में जो गवर्न करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को क्या नेम दिया जाए, क्या सिंबल किया जाए, और किस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया कि ये जो प्रेजेंट क्राइसिस है इसके अंदर जो शिवसेना का पार्टी नेम है और सिंबल है वो कौन से फैक्शन को दिया जाए। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट और परमानेंट बॉडी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये कॉमन होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और ध्यान रखता है उन इलेक्शंस का, जैसे कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शंस का ध्यान कौन रखता है? इलेक्शन कमीशन रखता है। अगर हम इलेक्टोरल सिंबल की बात करें तो ये एक स्टैंडर्डाइज सिंबल होता है जिसे इलेक्शन कमीशन एलोकेट करता है या तो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी को। एंड वंस दीज सिम्बल्स आर एलोकेटेड तो पार्टीज़ इन सिम्बल्स को यूज़ करती हैं अपनी कैंपेनिंग के लिए और साथ साथ इन्हें प्रिंट कराया जाता है बैलेट पेपर्स पे भी। तो क्यों ये ज़रूरी होता है, ये सिंबल जो है वो इतना ज़रूरी क्यों होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर इलिटरेट। तो वो लोग जो पढ़ नहीं सकते वो इस सिंबल के बेसिस के ऊपर ही जो है वोट कास्ट करते हैं, क्योंकि जो पढ़ सकते हैं वो तो कोई बात नहीं, चलो पार्टी का नेम देख के वोट डाल दिया, लेकिन जो नहीं पढ़ सकते वो इस सिंबल को देखकर ही अपना वोट कास्ट करते हैं। अब ये जो सिंबल्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। सो एज पर द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017 पार्टी सिंबल्स आर आइदर रिजर्व्ड और फ्री। अगर हम रिजर्व्ड की बात करें तो देयर आर 8 नेशनल पार्टीज़ एंड 54 स्टेट पार्टीज़ अक्रॉस द कंट्री जिनके पास रिजर्व्ड सिंबल्स हैं। लेकिन अगर हम फ्री सिंबल्स की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के पास एक पूल है 200 फ्री सिंबल्स का जिन्हें अलॉट किया जाता है टू दी थाउजेंड्स ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टीज दैट पॉप अप बिफोर इलेक्शंस। अब हम बात करेंगे उस लॉ की जो कि गवर्न करता है इन सारे इलेक्टोरल सिंबल्स को, विच इज़ इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। 1960s तक हमारे पास इस तरीके का कोई लॉ नहीं था, लेकिन ये प्रपोज किया जा रहा था कि हमें ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो कि रेगुलेट कर सके, रिजर्व कर सके और अलॉट कर सके इलेक्टोरल सिंबल्स को। तो उसी के चलते ये लॉ हमारे पास आया और इसी के चलते इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होती है कि वो रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को आइदर एज नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज़। अब ये जो रिकॉग्निशन है ये कैसे डिटरमाइन होती है? ये डिटरमाइन होती है कि उनका जो पोल परफॉर्मेंस है वो कैसा है। तो जो पोल परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छा है तो वो नेशनल पार्टी हुई और अगर कम है तो स्टेट पार्टी। बाकी जो बची हुई पार्टीज़ हैं दे आर सिंपली डिक्लेयर्ड एज रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़। अब ये जो रिकॉग्निशन है वो बहुत ज़रूरी है, वो इसीलिए क्योंकि इसी रिकॉग्निशन के बेसिस पे कुछ प्रिविलेजेस मिलती है, जैसे जो पार्टी सिंबल्स हैं या फिर किस टाइम के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्ड में ब्रॉडकास्ट होगा या रेडियो स्टेशंस पर ब्रॉडकास्ट होगा, उनको प्राइम टाइम मिलेगा या नहीं, ये सब कुछ इसी रिकॉग्निशन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। और इसीलिए हर नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी को एक सिंबल अलॉट किया जाता है जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। और इसी रिकॉग्निशन को यूज़ करके हर नेशनल या फिर स्टेट पार्टी को एक सिंबल अलॉट किया जाता है जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ वही पार्टी यूज़ कर सकती है थ्रू आउट द कंट्री एंड द स्टेट्स। और इसी एक्सक्लूसिव यूज़ को लेके जो प्रेजेंट क्राइसिस है वो स्टार्ट हुई कि जो शिवसेना का नेम है और सिंबल है एक्सक्लूसिवली उसे कौन यूज़ कर सकता है, उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे। सो जब ये इशू इलेक्शन कमीशन के पास आया तो इलेक्शन कमीशन ने जो क्राइटेरिया यूज़ किया था वो था मेजॉरिटी क्राइटेरिया।
इसी के लिए उन्होंने रेफ़र किया सादिक अली के केस को। सादिक अली के केस के अंदर विच वॉज इन 1971 वापस से ऐसा ही डिस्प्यूट आया था इन रिगार्ड टू कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पे जो पार्टी थी वो दो फैक्शंस में बढ़ गई थी। एक फैक्शन जो कि इंदिरा गांधी को बैक कर रहा था और दूसरा फैक्शन जो उन्हें बैक नहीं कर रहा था। लेकिन इस केस के अंदर भी जो इलेक्शन कमीशन है उसने इस्तेमाल किया मेजॉरिटी रूल को ही, और ये देखा कि जो फैक्शन इंदिरा गांधी को बैक कर रहा है वो मेजॉरिटी में है, इसीलिए इंदिरा गांधी के फैक्शन के पास ही एक्चुअल कांग्रेस का जो अभी इस समय जो सिंबल है वो उनके पास आ गया। तो सेम क्राइटेरिया कहाँ यूज़ हुआ, इस केस के अंदर भी, शिवसेना के केस में भी, और ये देखा गया जो मेजॉरिटी है वो एकनाथ शिंदे के फैक्शन को बैक करती है, इसीलिए उनको ये जो सिंबल है और नेम है वो मिल गया। So this was all about Shiv Sena crisis. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.